Hello everyone, welcome back to YouTube channel of CA Sahayata. Hello everyone, welcome back to YouTube channel of CA Sahayata. I am creating this video after 10 months. I hope that you all are doing well. और ये मेरा वीडियो होने वाला है सर्कुलर नंबर 13 के ऊपर जो अभी 22 जून को आया था। इसमें मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसमें हमें पहले तो उन्होंने नॉर्मल प्रोविज़न बताया है सेक्शन का, उसके बाद कुछ गाइडलाइंस आई हैं इसके ऊपर, उनके बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने 6 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और 6 क्वेश्चंस को उन्होंने डिटेल में हमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले यहाँ से कि फाइनेंस एक्ट ने इंसर्ट किया है एक नया सेक्शन 194S जो 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होगा। तो ये न्यू सेक्शन किस बारे में बात करता है? मैंडेट्स अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी रेसिडेंट एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ virtual digital asset to deduct an amount equal to 1% of such sum as income tax। यानी कि अगर कोई वर्चुअल डिजिटल असेट का ट्रांसफर हो रहा है तो जो पर्सन सम पे कर रहा है, कंसिडरेशन पे कर रहा है और वर्चुअल डिजिटल असेट परचेज कर रहा है, उसको 1% उस सम का टीडीएस डिडक्ट करना है। ये इस सेक्शन का प्रोविजन कहता है। एंड सारे टीडीएस सेक्शन की तरह ही इसमें भी डिडक्ट करने के लिए डेट वही है कि टाइम ऑफ पेमेंट और या फिर क्रेडिट ऑफ सच अमाउंट विच एवर इज अर्लियर, जो हर टीडीएस सेक्शन में होता है। उसके बाद आता है कि पॉइंट है द डिडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड, यानी कि डिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं होगी। इफ़ ये 2 कंडीशंस होंगी तो उसमें आपको टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कंडीशन है कंसिडरेशन इज पेएबल बाय अ स्पेसिफाइड पर्सन। तो अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन है उसकी डेफिनेशन नीचे दी हुई है। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि अगर कंसिडरेशन स्पेसिफाइड पर्सन पे कर रहा है और वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू, वैल्यू मतलब एक ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी वैल्यू या बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए तो उनकी एग्रीगेट यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ सच कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर जितना भी पेमेंट हो रहा है वो 50,000 से एक्सीड नहीं करता है इन केस ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, तो फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सेकंड केस ये है कि अगर स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है परचेजर और वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसके केस में अदर केसेस में लिमिट है 10,000 रुपीज़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब समझ लेते हैं कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन में भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्टली एक इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हु डज नॉट हैव एनी इनकम अंडर द हेड पीजीवीपी, यानी कि जिसके पास पीजीवीपी की कोई इनकम नहीं है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ आते हैं स्पेसिफाइड पर्सन में। सेकेंड लोग हैं वो जो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हैं, उनकी पीजीवीपी में इनकम भी है बट उनकी जो पीजीवीपी की इनकम है यानी कि या तो अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनका टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस, एंड अगर वो प्रोफेशन में है तो उनकी ग्रॉस रिसीप्ट does not exceed 1 करोड़ in case of profession और सॉरी मतलब बिजनेस के केस में 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती और प्रोफेशन के केस में डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज़। तो आपको उस बीडीए के कंसिडरेशन पर टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 लोग स्पेसिफाइड पर्सन में आते हैं। समरी कर देती हूँ, इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनके पास पीजीवीपी इनकम नहीं है, या फिर इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनके पास पीजीवीपी इनकम है बट वो जो ऑडिट की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है उसको एक्सीड नहीं करती है। उसके बाद में यहाँ पर फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है कि बीडीए का ट्रांसफ़र इन केस जब एक्सचेंज के थ्रू होता है या फिर एक्सचेंज पर होता है तो गाइडलाइंस अप्लाई होंगी, और अगर पीयर टू पीयर यानी कि पर्सन टू पर्सन होता है तो 194S एक्ट का अप्लाई होगा। यानी कि ये गाइडलाइन सिर्फ मोस्टली कह सकते हैं हम कि एक्सचेंज के लिए हैं। अगर वर्चुअल डिजिटल असेट का ट्रांसफ़र एक्सचेंज के थ्रू होता है या एक्सचेंज पर होता है तब हमें ये गाइडलाइंस लगेंगी। अब गाइडलाइंस पर आ जाते हैं। गाइडलाइंस में फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स व्हेन द ट्रांसफर ऑफ बीडीए इज टेकिंग प्लेस ऑन और थ्रू एन एक्सचेंज एंड पेमेंट इज मेड बाय द परचेजर to the exchange directly or through a broker, then from the exchange it goes to seller directly or through the broker। ओके, तो इस केस में ये है, उन्होंने बोला है कि टीडीएस किसको डिडक्ट करना है ऑन ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट। अगर वो प्लेस कर रहे हैं एक्सचेंज के थ्रू या एक्सचेंज पर, और परचेजर जो है परचेज करने वाला पर्सन एक्सचेंज को पेमेंट कर रहा है डायरेक्टली या थ्रू ब्रोकर, देन फ्रॉम एक्सचेंज इट गोज टू सेलर डायरेक्टली और थ्रू द ब्रोकर। यानी कि वो दो, पहली बात तो 2 ब्रोकर की बात कर रहे हैं।
ऐसे देख लेते हैं कि मिस्टर ए हैं, वो परचेज कर रहे हैं, फिर वो एक्सचेंज के थ्रू परचेज कर रहे हैं, और एक तो वो पेमेंट जो करेंगे वो या तो एक्सचेंज को डायरेक्टली करेंगे या फिर वो ब्रोकर के थ्रू करेंगे। अब एक्सचेंज इस पेमेंट को आगे सेलर को, जिसने सेल की है वर्चुअल डिजिटल एसेट, उसको डायरेक्टली करेगा या ब्रोकर के थ्रू करेगा। ये दोनों केसेस इसमें बताए हुए हैं। तो पीयर टू पेयर केसेस में, डायरेक्ट बायर टू सेलर के केसेस में, मतलब मिस्टर ए खरीद रहे हैं, मिस्टर बी बेच रहे हैं, इसमें कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है, तो जो पर्सन पेइंग द कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, यानी कि जो पर्सन कंसिडरेशन पे कर रहा है उसको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सेकंड केस आता है कि अगर वर्चुअल डिजिटल असेट जो है वो एक्सचेंज के थ्रू या एक्सचेंज पर ट्रांसफर की जाती है, तो उसमें कैसे डील करेंगे और कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा। उसके अंदर उन्होंने हमें 2 पॉइंट दिए हैं। एक फर्स्ट पॉइंट ये है, उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है। फर्स्ट पॉइंट में बस ये बताया गया है कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है वो ट्रांसफ़र हो रही है एक्सचेंज पर, बट उसको एक्सचेंज ओन नहीं करता है, एक्सचेंज उसका मालिक नहीं है। और सेकंड पॉइंट में ये है कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र हो रही है उसका ओनर जो है वो एक्सचेंज ही है। तो फर्स्ट में जब एक्सचेंज ओनर नहीं है तो 2 केसेस हो सकते हैं कि या तो ब्रोकर है जो वो ओनर हो सकता है, या ब्रोकर ना ओनर होके थर्ड पर्सन कोई ओनर हो सकता है। तो उसके केस में आता है कि अगर ब्रोकर ओनर होता है तो फर्स्ट केस में आएगा वो टैक्स में बी डिडक्टेड ओनली बाय द एक्सचेंज क्रेडिटिंग और मेकिंग पेमेंट टू द सेलर ओनर ऑफ द बीडीए बीइंग ट्रांसफर। तो अगर आपका ब्रोकर ओन करता है बीडीए को, तो ब्रोकर को जो पेमेंट करेगा एक्सचेंज, उस पर भी टीडीएस डिडक्ट होगा। यानी कि यहाँ पर 2 बार टीडीएस डिडक्ट होगा। एक बार जब बायर है वो एक्सचेंज को पेमेंट करेगा, उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा, और एक्सचेंज जो है वो ब्रोकर को पेमेंट करेगा, वो क्योंकि वो सेलर है, वो बीडीए ओन करता है, वर्चुअल डिजिटल एसेट वो ओन करता है, इसलिए उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। ये हो गया मल्टीपल स्टेज पर। सेकंड केस में है वेयर द क्रेडिट और पेमेंट बिटवीन एक्सचेंज एंड द सेलर इज थ्रू ब्रोकर एंड द ब्रोकर इज नॉट सेलर। यानी यहाँ पर ब्रोकर सेलर नहीं है, यानी वो वर्चुअल डिजिटल एसेट ओन नहीं करता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिडक्ट टैक्स shall be on both the exchange and the broker. However, if there is a written agreement between the exchange and the broker that broker shall be deducting tax on such payment, then broker alone may deduct the tax. एक्सचेंज वुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अ क्वार्टरली स्टेटमेंट। यानी कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब ब्रोकर ओन नहीं करेगा उस वर्चुअल डिजिटल एसेट को, तो एक्सचेंज वाले को भी डिडक्ट करना पड़ेगा जब वो पेमेंट करेगा, और यानी और दूसरी चीज़ है कि ब्रोकर को भी डिडक्ट करना पड़ेगा जब वो ओरिजिनल सेलर यानी कि ओरिजिनल ओनर को पेमेंट करेगा उस पर। बट अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि वो एक्सचेंज और ब्रोकर रिटन एग्रीमेंट कर सकते हैं कि टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा ब्रोकर, वो अलोन डिडक्ट करेगा टीडीएस। ये रहा पॉइंट। और दूसरा है एक्सचेंज को सिर्फ रिक्वायरमेंट होगी कि वो क्वार्टरली स्टेटमेंट फर्निश करें। ऑल सच ट्रांजैक्शंस का स्टेटमेंट का नाम है फॉर्म नंबर 26QF बिफोर ड्यू डेट्स। नेक्स्ट केस आता है कि अगर ओनर एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज अगर ओनर है तो यहाँ पर मल्टीपल केस की बात ही नहीं आएगी। द बायर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स। सिंपल सा है कि जो बाय कर रहा होगा उसको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। प्रैक्टिकल इशू ये अराइज हो सकता है यहाँ पर कि जो बायर है उसको पता ही ना हो कि शायद जो वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर हो रही है वो एक्सचेंज ओन करता है या नहीं। तो यहाँ पर एक जेन्युइन डाउट आएगा बायर के माइंड में कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डिडक्ट करने की। तो ये क्लैरिफाई किया है यहाँ पर दैट वाइल द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194S remains with the buyer or his broker. As an alternative, the exchange may enter into a written agreement with the buyer or his broker. ये वही केस है यहाँ पर कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है, अगर और जो भी बाय कर रहा है उसकी है। और दूसरी चीज़ है, अगर एक्सचेंज पर भी आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो रिटन एग्रीमेंट कर सकता है ब्रोकर या बायर के साथ में। तो वो सिर्फ क्वार्टरली स्टेटमेंट फर्निश करेगा सारे ट्रांजैक्शन का फॉर्म नंबर 26QF में, और बायर डिडक्ट करेगा टीडीएस। तो उसके बाद में आता है कि ये लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, द एक्सचेंज वुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू फर्निश इट्स इनकम टैक्स रिटर्न एंड ऑल दीज ट्रांजैक्शन मस्ट बी इंक्लूडेड इन सच रिटर्न। एक्सचेंज को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा और ये सारे ट्रांजैक्शन उस रिटर्न में इंक्लूड होने चाहिए। इफ दीज कंडीशंस आर कंप्लाइड विद, द बायर एंड ब्रोकर वुड नॉट बी हेल्ड एज असेसी इन डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 201 ऑफ द एक्ट ऑफ फॉर दीज ट्रांजैक्शंस। सर ये सारी मतलब एक तो रिटर्न एग्रीमेंट वाली और एक्सचेंज की आईटीआर फाइल करने वाली कंडीशन फुलफिल होती है, तो बायर और ब्रोकर किसी को भी असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा टीडीएस डिडक्ट करने के लिए या ना करने के केस में। मतलब अगर वो वही डिडक्ट करेंगे ना, रिटर्न एग्रीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर बायर और ब्रोकर ही डिडक्ट करेंगे, एक्सचेंज सिर्फ अपना जो वो क्वार्टरली रिटर्न है स्टेटमेंट है वो फाइल करेगा।
अब एक्सचेंज यहाँ पर नीचे बताया गया है कि एक्सचेंज कौन होते हैं। तो एक्सचेंज में मैंने ये लिखा हुआ था कि जो ऑक्टा एफएक्स बहुत ज़्यादा फेमस है और एक कॉइन बेस, ये एक्सचेंज है जिनके ऊपर हम वर्चुअल डिजिटल असेट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेम केसेस में ब्रोकर कोई पर्सन जो ऑपरेट करता हो इस तरीके की एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म ट्रांसफ़र करने के लिए वर्चुअल डिजिटल असेट, देन ही विल बी कॉल्ड ब्रोकर। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट कि अब यहाँ पर है कि क्वेश्चन वाज विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन वेयर द कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर बीडी इज नॉट इन काइंड। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने बोला था कि उसमें टीडीएस डिडक्ट करना है, उसमें वहाँ पर कैश में ही था, मतलब पेमेंट हो रहा था, प्रॉपर करेंसी थी। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब आप वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो और आपको रिटर्न में भी वर्चुअल डिजिटल एसेट ही मिल रही है या फिर कुछ काइंड में कंसिडरेशन मिल रहा है, उस केस में क्या होगा ये बताया गया। तो द कंसिडरेशन इज इन काइंड और इन एक्सचेंज ऑफ अनदर वर्चुअल डिजिटल एसेट और पार्टली इन काइंड एंड कैश इज नॉट sufficient to meet the TDS liability. So the person responsible for paying such consideration is required to ensure that tax required to be deducted has been paid in respect of such consideration before releasing the consideration. यहाँ पर जो कंसिडरेशन पे कर रहा है उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है कि टैक्स डिडक्ट हुआ है या नहीं, ये उसे देखना है बिफोर रिलीजिंग द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पे करने से पहले। द बायर विल रिलीज द कंसिडरेशन इन काइंड आफ्टर सेलर प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स, चालान डिटेल्स एक्सेट्रा। यानी कि जब बायर तभी कंसिडरेशन पे करेगा जब उसको सेलर पेमेंट ऑफ टैक्स का प्रूफ दे देगा, चालान डिटेल्स जो होती हैं। जैसे इन अ सिचुएशन वेयर BDA इज बीइंग एक्सचेंज विद BDB, यानी कि ये वर्चुअल डिजिटल एसेट ए जा रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट बी के एक्सचेंज में, तो बोथ द पर्सन आर बायर एज वेल एज सेलर। यहाँ पर यही पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसे ए को हम ए के वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए बायर एक हो गया, सेलर दूसरा हो गया, फिर बी वाले वर्चुअल एसेट के लिए दूसरा बायर हो गया, सेलर हो गया, तो अपोजिट केस हो जाएगा। तो दोनों को ही टैक्स डिडक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये evidence, so show the evidence to others so that BDA can then be exchanged. This would then be required to be reported in TDS statement along with challan number. This year, form number 26Q has included provisions for reporting such transaction and for a specified person, फॉर्म नंबर 26QE हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। यानी कि दो केसेस हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, स्पेसिफाइड पर्सन एंड नॉन स्पेसिफाइड पर्सन। तो नॉन स्पेसिफाइड पर्सन के लिए फॉर्म नंबर 26Q में प्रोविजंस डाले गए हैं ताकि वो इन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर सकें कि जहाँ पर आप असेट के बदले में असेट ट्रांसफ़र कर रहे हो। और स्पेसिफाइड पर्सन के लिए स्पेशली फॉर्म नंबर 26QE इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ अब केस आता है कि हाउएवर इफ द ट्रांजैक्शन इज थ्रू एन एक्सचेंज देयर इज अ प्रैक्टिकल इशू। तो अब क्या है कि अगर थ्रू एक्सचेंज के थ्रू करते हैं तो इस प्रोविजन को अप्लाई करने में थोड़ा सा प्रैक्टिकल इशू आ सकता है। तो अब यहाँ पर आते हैं कि ऑल्टरनेटिव इशू क्या, यहाँ पर हम ऑल्टरनेट क्या यूज़ करेंगे कि टैक्स में भी डिडक्टेड बाय द एक्सचेंज। अब यहाँ प्रैक्टिकल इशू क्या आएगा वो नीचे बता रहे हैं। एक्सरसाइज बाय एक्सचेंज बेस्ड ऑन रिटन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद द बायर्स एंड सेलर्स। वो जो हम रिटर्न एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, एक्सचेंज चाहे तो बायर और सेलर के साथ में रिटन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कर सकता है और वो ये कह सकता है कि टीडीएस मैं डिडक्ट करूँगा। एक्सचेंज में के थ्रू में ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि सेलर अपनी बीडीए के लिए डिडक्ट करे टीडीएस या फिर इधर बायर डिडक्ट करे। तो इसीलिए ये ऑप्शन आएगा ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म का कि एक्सचेंज जो है वो रिटर्न कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कर लेगा दोनों बायर्स और सेलर्स के साथ में और वो डिडक्ट करेगा TDS. If such an alternative mechanism is exercised, the exchange would be required to deduct tax for both legs of the transaction and pay to the government, and in Form 26Q, it will be for the reasons explained before. Need to report it as tax deducted on both legs of transaction. यानी ट्रांजैक्शन के दोनों साइड से एक्सचेंज ही डिडक्ट करेगा और उसको फॉर्म नंबर 26Q में वो मेंशन करेगा। एंड बायर एंड सेलर वुड नॉट बी इंडिपेंडेंटली रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्रोसीजर। उनको कोई भी इंडिपेंडेंटली प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है सेक्शन 194S का, क्योंकि अब एक्सचेंज डिडक्ट करेगा TDS। नाउ अब केस आता है कि इफ exchange opts for the deduction of tax, then possibility है कि tax amount deducted is also in kind and needs to be converted into cash before it can be deposited with the government. अब न्यू इशू आएगा कि अगर exchange डिडक्ट कर रहा है TDS तो उसमें ये हो सकता है कि TDS जो डिडक्ट हुआ है वो भी काइंड में हो, तो उनको जो वो काइंड में है TDS डिडक्ट हुआ है उसको कैश में कन्वर्ट करना होगा ताकि वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाया जा सके।
तो अब आते हैं यहाँ पर कि इन केस फॉर एग्जांपल उन्होंने लिया है मोनेरो टू डेसो, मोनेरो और डेसो क्रिप्टो करेंसीज हैं दोनों। तो मान लीजिए 1% ऑफ मोनेरो का टीडीएस डिडक्ट किया एंड 1% ऑफ डेसो का टीडीएस डिडक्ट किया, ये दोनों ही आपस में वर्चुअल डिजिटल एसेट एक्सचेंज हो रही हैं। बैलेंस शैल बी ट्रांसफर टू कस्टमर, बैलेंस कस्टमर को दोनों को ट्रांसफर कर दिया गया। द ट्रेल ऑफ ट्रांजैक्शन एविडेंसिंग डिडक्शन ऑफ 1% of consideration for every virtual digital asset to virtual digital asset trade shall be maintained by the exchange। सारे ट्रांजैक्शंस की जो भी 1% वो डिडक्ट कर रहे हैं उसको ट्रेल को रिकॉर्ड उन्हें करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ अब सेकंड स्टेप क्या होगा कि एक्सचेंज शैल इमीडिएटली एग्जीक्यूट अ मार्केट ऑर्डर फॉर कन्वर्टिंग दीज टैक्स डिडक्टेड इन काइंड, जो उन्होंने 1% डिडक्ट किया है, टू वन ऑफ द प्राइमरी बीडीएज विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू आईएनआर। तो अब आता है कि जो ये 1% है उसके लिए वो मार्केट ऑर्डर प्लेस करेगा एक्सचेंज, ताकि उसको जो प्राइमरी बीडीएज में कन्वर्ट किया जा सके। प्राइमरी बीडीएज ये होते हैं बीटी, ईटीएच, यूएसडीटी, यूएसडीसी एन एग्जाम्पल में लिखा है उन्होंने। तो बीटी मतलब बिटकॉइन है, ईटीएच मतलब इथेरियम, यूएसडीटी थेथर आता है जो, एंड यूएसडीसी आता है यूएसडी कॉइन वाली जो करेंसी है, जो प्राइमरी वर्चुअल डिजिटल एसेट है, क्योंकि उसको ईजी होता है रुपीज में कन्वर्ट करना, तो विच कैन बी easily converted into INR. So this step will ensure that the tax deducted under section 194S of the act in the form of non-primary, which is the DESO and Monero, is converted to an equivalent primary virtual digital asset, जो कि ये था बिटकॉइन एंड इथेरियम, विच हैव अ रेडी आईएनआर मार्केट, जो जिनको हम रुपीज में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो भी अब आता है, मैं फर्स्ट इसको सिंपल कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप था हमारा, एक मोनेरो और डेसो वर्चुअल डिजिटल एसेट थे, उनको आपस में एक्सचेंज किया गया, उनका 1% टीडीएस के तौर पर डिडक्ट कर लिया गया, और अब एक्सचेंज ने उसके लिए इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस किया ताकि वो उसको प्राइमरी वर्चुअल डिजिटल एसेट में कन्वर्ट कर सके, उसके बाद में फिर उसे वो रुपीज में कन्वर्ट कर सके। तो all the taxes deducted under section 194S of the act in the form of primary BDS, अब आते हैं कि जो भी उन्होंने टैक्स डिडक्ट किया है प्राइमरी BDS के तौर पर या फिर कन्वर्ट किया है इनटू प्राइमरी BDA, यानी कि देखिए दो तरीके से TDS डिडक्ट होगा, या तो पहले ही वर्चुअल वो कैश वाला बात चल रहा था वर्चुअल डिजिटल एसेट का, बिटकॉइन और इथेरियम वाला, उस पर जो डिडक्ट किया है टैक्स, और दूसरा उन्होंने जो ये वाला मोनेरो और डेसो इन वाले वर्चुअल डिजिटल एसेट को जो काइंड में थे उनको कन्वर्ट किया है प्राइमरी वर्चुअल डिजिटल एसेट में, तो विल बी एक्यूमुलेटेड फॉर द डे, एक डे के लिए वो उसको एक्यूमुलेट कर लेंगे। टाइम लिमिट बोली गई है रात के 12 बजे से नेक्स्ट डे के 11:59 तक वो उसको एक्यूमुलेट कर लेंगे, एंड वेरीफेबल फ्रॉम द ट्रेल ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम फॉर बीडीए टू बीडीए ट्रेड्स एग्जीक्यूटिंग ड्यूरिंग द डे, यानी कि वो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था कि ट्रेल ऑफ ट्रांजैक्शन जो भी बीडीए टू बीडीए हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एक्सचेंज को, ताकि वो उसका प्रूफ दे सके। अब आते हैं कि जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस, यानी सारा टीडीएस का बैलेंस इकट्ठा हो चुका है प्राइमरी बीडीएस का दोनों का ही 12 बजे, विल बी कन्वर्टेड इनटू आईएनआर बेस्ड ऑन द मार्केट रेट एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम, जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा उसको फिर रुपीज में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। These sale market orders shall be executed based on the open buy orders in the market. Price and quantity data for every matched trade shall be maintained by the exchange. जो भी exchange होगा वो उसका price and quantity exchange maintain करेगा, and shall be available for verification, available होना चाहिए उसका। It shall be verifiable from the system coding that the conversion into INR happened at the first available buy order based on the prevailing buy order book of the respective exchange at the time of conversion। इसका मतलब ये है कि जो भी फर्स्ट अवेलेबल बाय ऑर्डर आएगा आपको उसी से एक्सचेंज करना है एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। जब आपने किया तो आईएनआर में फर्स्ट ऑर्डर जो आएगा, आप वेट नहीं करोगे कि आगे मुझे बढ़ के मिल सकता है इसका रेट, ऐसा कुछ वेट नहीं करना है, आपको फर्स्ट ऑर्डर पर ही करना है जो भी अवेलेबल बाय ऑर्डर है। दूसरा इसमें एक यहाँ पर पॉइंट दिया है, द रिस्पेक्टिव एक्सचेंज लिक्विडेटिंग द बीडीए शैल बी प्रोहिबिटेड टू अ बायर फॉर दीज बीडीएस, यानी कि जो एक्सचेंज उन बीडीएस को लिक्विडेट कर रहा है, मार्केट में बेच रहा है, वो खुद उन बीडीएस को खरीद नहीं सकता है, ये प्रोहिबिटेड है। शैल बी प्रोहिबिटेड टू बी अ बायर फॉर दीज बीडीएस, आप उनको खरीद नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आता है, कस्टमर को एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाएगा ईमेल के थ्रू, जिसके अंदर अमाउंट होगा जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है उस बीडीए पर, और द अमाउंट ऑफ आईएनआर रियलाइज्ड फ्रॉम सच टैक्स विदहेल्ड, या जो भी अमाउंट रियलाइज हुआ है
टैक्स विदहेल्ड इन काइंड है अगर तो कन्वर्टेड इनटू INR फॉलोइंग द अबव प्रोसीजर शैल बी डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट। नाउ फाइनली अब जिसके लिए हमने ये सब काम किए थे अब वो कैश में कन्वर्ट हो चुका है तो उसे हम गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देंगे। It is clarified that there would not be any further TDS for converting the tax withheld in kind in the form of BDA into INR or from one BDA to another BDA and then into INR। यानी कि इसमें कोई अलग TDS नहीं लगेगा आगे जा करके, जब वो काइंड में TDS उन्होंने डिडक्ट कर लिया ना उसके बाद आगे कोई उस पर TDS नहीं लगेगा, चाहे वो वर्चुअल डिजिटल असेट से वर्चुअल डिजिटल असेट में कन्वर्ट हो फिर उसके बाद में INR में कन्वर्ट हो या वर्चुअल डिजिटल असेट से डायरेक्टली INR में कन्वर्ट हो। दोनों ही केस में अगर काइंड में कट चुका है TDS तो फिर आपका वो दोबारा से कट नहीं किया जाएगा। Whether the now come to third question, whether the provision of section 194Q of the act is also applicable on transfer of BDA। अब वो जो गुड्स के केस में परचेज करते हैं हम TDS उस पर कटता है तो विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट वेदर BDA इज गुड्स और नॉट तो वर्चुअल डिजिटल असेट गुड्स है या नहीं ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि वंस टैक्स इज डिडक्टेड अंडर 194S tax would not be required to deduct under section 194Q। तो पॉइंट ही नहीं आया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट गुड्स है या नहीं, उनको अगर डिडक्ट करना ही नहीं है 194S में अगर हो चुका है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ जिसमें बोला गया है क्या GST और कमीशन के ऊपर भी TDS कट करना होगा या फिर नेट के बेस पर करना होगा। तो उसका में यही है कि नेट कंसिडरेशन आफ्टर एक्सक्लूडिंग GST चार्जेस लेविड बाय द डिडक्टर फॉर रेंडिंग सर्विसेज यानी GST कंपोनेंट को हटा दीजिए उसके बाद आपको TDS डिडक्ट करना है। नाउ कम क्वेश्चन फिफ्थ। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है उन्होंने कि इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था बट सिंपल करके बता देती हूँ कि बोला अगर आप कंसिडरेशन का पेमेंट कर रहे हो यानी मिस्टर ए है मान लीजिए वो कंसिडरेशन का पेमेंट कर रहे हैं यूजिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म मे बी पेटीएम वगैरह या कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग मान लीजिए तो क्या फिर वो रिक्वायरमेंट आती है TDS की मिस्टर ए तो डिडक्ट करेंगे ही करेंगे। अब क्या वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रिक्वायरमेंट आती है डिडक्ट करने की। तो अब उन्होंने फिर यहाँ पर ये बोला है कि जो यही एग्जांपल उन्होंने दिया कि पर्सन XYZ है उसको रिक्वायर्ड टू पेमेंट है टू द सेलर फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट एंड ही मेक्स पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म ABC ऑन दीज फैक्ट्स लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स में फॉल ऑन बोथ XYZ यानी वो पर्सन मिस्टर ए और ABC वो डिजिटल प्लेटफॉर्म तो इज टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय द बोथ। ऐसा हो नहीं सकता बोथ लोग डिडक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें आएगा कि जो पेमेंट गेटवे है विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS पेमेंट गेटवे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एंड इन दिस केस जो पर्सन है वही डिडक्ट करेगा। और बस ये है कि to facilitate proper implementation in this case then ABC may take an undertaking from XYZ regarding deduction of tax यानी टैक्स तो XYZ यानी कि मिस्टर ए ही पे करेंगे डिडक्ट करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इसमें कोई रोल नहीं है। उसके लिए एक अंडरटेकिंग की जरूरत होगी मतलब उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके उसके लिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोलता है कि 194S जो सेक्शन है वो 1 जुलाई 2022 से आया है फोर्स में। तो अब हमें ये देखना है कि जो एग्रीगेट वैल्यू हमको सेक्शन में स्टार्टिंग में बताई थी 50,000 एंड 10,000 इन केस ऑफ नॉन स्पेसिफाइड पर्सन तो उस केसेस में वो लिमिट हमें कब से देखनी है 1 जुलाई से देखनी है या 1 अप्रैल से देखनी है। तो सिंपल आंसर मोस्टली सेक्शंस की तरह इनकम टैक्स में कि जो लिमिट है वो काउंट की जाएगी 1 अप्रैल 2022 से। और अगर आपका यानी कि हमें पूरे साल की लिमिट देखनी है ना फाइनेंशियल ईयर पूरे साल की देखनी है तो 1 अप्रैल से देखेंगे तो अप्रैल मई जून का से आएगा और जुलाई से भी पीरियड आएगा। तो इन केस अगर आपका जून तक ही 50,000 क्रॉस कर चुका है तो ऑब्वियसली आपको 1 जुलाई से TDS डिडक्ट करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है ये वाला पॉइंट जिसमें सेकंड पॉइंट में ये बोला है क्योंकि TDS डिडक्ट होता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर के केस में तो जो भी सम हम 30 जून से पहले पे कर चुके हैं उसके ऊपर TDS डिडक्ट नहीं होगा। सिर्फ अगर वो लिमिट क्रॉस कर गई है तो उसके बाद में 1 जुलाई के बाद से आप जो भी कंसिडरेशन पे करेंगे उस केसेस में आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। और उसके साथ ही हो जाता है ये सर्कुलर यहाँ पर खत्म। थोड़ा सा बड़ा सर्कुलर था इसमें हमें क्वेश्चन सेकंड में कह सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगा। आई होप मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको पूरा समझ में आया हो। इसको मैं क्वेश्चन थर्ड को सॉरी इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा इसमें यही है कि एक मैं सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ कि अगर आप जैसे एक तो वर्चुअल डिजिटल एसेट हो गई आपकी जो आप एक्सचेंज कर रहे हो कैश मिल रहा है आपको रिटर्न में एक ट्रांसफर वो होगा जिसमें आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट के रिटर्न में वर्चुअल डिजिटल एसेट ही मिल रही है। तो उन्होंने बोला है कि वो वर्चुअल डिजिटल एसेट की वैल्यू का आप 1% डिडक्ट कर लो
फिर उसको प्राइमरी वर्चुअल डिजिटल एसेट में यानी बिटकॉइन या इथेरियम में कन्वर्ट करवाओ, जो कि इजीली कन्वर्ट की जा सकती है रुपीज़ में। ये केसेस हैं बस इसमें। 2 तरीके के, इस तरीके से काइंड में आपको टैक्स डिडक्ट करना है, फिर आप उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर लीजिए। आईएनआर में कन्वर्ट करने के बाद गवर्नमेंट को पे कर दीजिए टीडीएस। बस यही फाइनल प्रोविज़न था इसका। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इस सर्कुलर को समझने में हेल्प मिली होगी। अब मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोज़ को रेगुलर बनाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है किसी को, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस सर्कुलर से रिलेटेड है या अदर कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।